Hello people, I hope you're doing great and here we are for chapter number 14 इंटरनेशनल लिस्टिंग। मैं अगर मेरा ओपिनियन बताऊं तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर में आपको मेरे साइड से मदद की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फॉर दैट मैटर इवन एंटायर पार्ट बी जो आपका फंडिंग सिलेबस का जो पार्ट बी है, ये पूरा समझिए ऊपर वाले का आपको आशीर्वाद है, ऊपर वाले का पूर्णतः आपको आशीर्वाद है। जैसे आपके एग्जीक्यूटिव में सेटिंग अप में पार्ट सी हुआ करता था, जैसे कंपनी लॉ में पार्ट बी हुआ करता था, उसी प्रकार से फंडिंग में ये पार्ट बी है। बेटा जी फंडिंग का पार्ट बी बहुत आसान है, इसमें सिर्फ 4 चैप्टर हैं। एक और गलतफहमी हटा देता हूं बच्चों की, जो बच्चों को ऐसा लगता है ना कि सिर्फ 2 ही चैप्टर है। नहीं बेटा जी 4 चैप्टर हैं। आपके रिमेनिंग जो 2 चैप्टर्स हैं उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो 100% फोकस करना है और बिल्कुल जी जान से चारों चैप्टर्स पढ़ने। ये चारों चैप्टर्स पढ़ने और इन चारों चैप्टर्स को पढ़ने से, ये चारों चैप्टर्स पढ़ने और इन चारों चैप्टर्स को पढ़ने से एग्जामिनेशन के अंदर आपके 40 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। और इन चारों में से सबसे बड़ा चैप्टर दैट इज एलओडीआर, उसका रिवीजन ऑलरेडी यूट्यूब पे आपके लिए है। तो एलओडीआर का आई होप कि आपने ऑलरेडी रिवीजन देख लिया और आप यहां पर आए इंटरनेशनल लिस्टिंग के लिए, राइट। तो ये जो पूरा पार्ट भी आपके लिए बहुत ही आसान है, बट फिर भी आई होप कि एलओडीआर ने आपकी लाइफ को थोड़ा सा आसान बनाया है, तो इंटरनेशनल लिस्टिंग आपकी लाइफ को थोड़ा सा और आसान बना देगा। क्लियर आ रहा हूं? तो लेट्स डू द रिवीजन ऑफ इंटरनेशनल लिस्टिंग। दिस इज द लास्ट सेशन फॉर फंडिंग रिवीजन सेशन। एमसीएस का मैराथन ऑलरेडी पूरा ले चुके हैं, यूट्यूब पे अमेंडमेंट वगैरह सब कुछ है, फंडिंग अमेंडमेंट वगैरह सब कुछ यूट्यूब पे है। आईबीसी के लिए नेक्स्ट वीक मंडे एंड ट्यूसडे को आई विल बी कमिंग अप विद अमेंडमेंट्स एंड अ स्ट्रेटजी सेशन। अमेंडमेंट्स एंड स्ट्रेटजी सेशन, राइट, कि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बच्चे उन्होंने किस तरह से अप्रोच रखना चाहिए आईपीसी के लिए, और अमेंडमेंट्स वगैरह सबके लिए ही काम आने वाले हैं। चलिए आ रहा हूं, तो उसी जील के साथ जिस जील से हमने फंडिंग के रिवीजन सेशन शुरू किए थे, उसी जील के साथ लेट्स हिट द लास्ट सेशन ऑफ द फंडिंग रिवीजन। चलिए आ रहा हूं, तो जो चैप्टर्स मैंने जिस तरह से डिक्लेयर किए थे उसी सीक्वेंस में हम लोगों ने किए और सारे लेक्चर्स आपके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो जब तक ये जान जा रहा हूं, इन रिवीजन लेक्चर्स को बार बार देखते रहो और कंसेप्ट को दिमाग में बिठाते रहो। चलिए आ रहा हूं, अब आई गेस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इंटरनेशनल लिस्टिंग। इंटरनेशनल लिस्टिंग के चैप्टर के ओवरव्यू में क्या क्या यारो, इंट्रोडक्शन, ठीक है भाई साहब, एक बेसिक आइडिया कि इंटरनेशनल लिस्टिंग के फायदे क्या होते हैं वगैरह वगैरह, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल लिस्टिंग, देन मेजर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 4 स्टॉक एक्सचेंज रखे हैं आईसीएसआई ने। पहला एसजीएक्स जो सबसे पॉपुलर है, जैसे कि इंडिया का मार्केट सुबह 9 बजे खुलता है, तो जनरली लोग 8:30 बजे एक अपेक्षा बना लेते हैं कि आज का मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन। जैसे कि 2 दिन से मार्केट डाउन है, आज और कल, if I'm talking about today and yesterday, so the market is down, but pretty before the market is started, we were all very sure that market is going to open down. Why? Because Singapore Stock Exchange पे भी हमारा निफ्टी लिस्टेड है और एसजीएक्स निफ्टी हमें पहले से बता दिया था कि मार्केट बहुत डाउन जाने वाला है। तो वी गेट अ फेयर आइडिया बाय एसजीएक्स निफ्टी कि ये सब तो आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है, बट हाँ कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये सब एक बेसिक आइडिया आपके सिलेबस में यहाँ पर है। देन इट इज नैस्डैक, one of the most popular stock exchanges of the world. Next is London Stock Exchange. The last one is Luxembourg Stock Exchange. तो ये 4 स्टॉक एक्सचेंज आपके सिलेबस में जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। I hope you're all set. और ये सब होने के बाद में चैप्टर का लास्ट पार्ट दैट इज यूएस एसईसी। जैसे इंडिया में सेबी है, वैसे यूनाइटेड स्टेट्स के सिक्योरिटीज कमीशन को एसईसी कहा जाता है, तो वो भी आपके सिलेबस में तो हम देख लेंगे। एकदम इजी चैप्टर है, आपको पता भी नहीं चलेगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हेड टुवर्ड्स द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग। चलिए यार, तो हम लोग कहां पर है, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल लिस्टिंग। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंटरनेशनल लिस्टिंग, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल लिस्टिंग। देखेंगे ध्यान से, इंट्रोडक्शन, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और भैया जी बहुत सारे बेनिफिट्स दिए, 6 बेनिफिट्स एंड देन देयर इज अदर बेनिफिट्स। क्या पहला, इंक्रीज मार्केट लिक्विडिटी। ऑफ कोर्स ये बात है, अगर आपके शेयर्स इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है तो एक मार्केट लिक्विडिटी बढ़ेगी और जगह पे जहां पे आप उन शेयर्स को बेच सकते हैं वो एक ऑप्शन खुलते हैं, इंक्रीज मार्केट लिक्विडिटी। द नेक्स्ट वन इज मार्केट सेगमेंटेशन। समझना ध्यान से क्या कह रहे हैं, मार्केट सेगमेंटेशन से क्या होता है कि हम हमारे ओवरऑल मार्केट को बहुत सारे बड़े बड़े सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप की सिक्योरिटी के लिए स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट वहां से मिल सकता है। देखो क्या लिखा है, मार्केट सेगमेंटेशन by dividing the large international market into clear segment of similar needs, so a share could be offered in the desired segment where there is a demand for such share। तो मान लीजिए एक प्रकार का शेयर है, वो यहां पे इतना नहीं चलता, यहां पे पब्लिक इज नॉट इंटरेस्टेड इनटू टेक इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल कि टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट, नेटफ्लिक्स एग्जांपल ले लेता हूं कि नेटफ्लिक्स को एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ द वर्ल्ड के अंदर इतना मानते नहीं है, बट वहीं उसको दूसरे एरिया में बहुत इज्जत है, तो अगर वो वहां पे भी इंटरनेशनल लिस्टेड है तो ऑटोमेटिकली वहां पे जो इंटरेस्टेड लोग हैं उसके शेयर्स ले पाएंगे। Are you understanding? So market segmentation का बेनिफिट क्या होता है कि the entire world is divided among various segments. तो हर एक शेयर को मौका मिलता है कि मेरे शेयर में इंटरेस्टेड लोग इन सेगमेंट्स में नहीं है, तो क्या हुआ, हम फॉरेन लिस्टिंग में उन सेगमेंट्स में तो हैं, तो हम वहां पे खुद को लिस्ट करा के एंड वी कैन गेट आवर इन्वेस्टर्स। तो मार्केट सेगमेंटेशन इज अनदर ह्यूज बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल लिस्टिंग। नेक्स्ट इज सर्व्स कैपिटल नीड इन फ्यूचर
फर्दर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, तो आपकी कैपिटल नीड को सर्व करता है कि अगर आपको शेयर्स इशू करने और आप इंडियन मार्केट में कर चुके हैं, यू थिंक इंडियन मार्केट में और लोग हमारे शेयर्स नहीं लेने वाले हैं, तो आप फिर फॉरेन मार्केट में शेयर्स इशू कर सकते हैं, राइट? एंड दिस विल सर्व योर कैपिटल नीड एंड फर्दर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। वाइडर शेयर होल्डर्स बेस, अगर आप एक ही कंट्री के अंदर शेयर्स में लिस्टेड कर रहे हैं, आपने अपने शेयर्स को इंडिया में ही लिस्ट कर रखा है, तो आपके शेयर होल्डर सारे इंडियन ही हो गए ना। और वहीं अगर आपने अब्रॉड में भी अपने शेयर्स को लिस्ट कर रखा है, तो आपका शेयर होल्डर्स का बेस बढ़ता है, डाइवर्सिटी बढ़ती है, राइट? इसके बहुत सारे फायदे, विजिबिलिटी तो कंपनी की जाती ही है, उसके अलावा आपके वोटिंग के अंदर भी डाइवर्सिटी शो होती है, राइट? एंड लास्ट में फिफ्थ वन इज बेटर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अगर एक कंपनी के शेयर, सुना, 6 स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, इंडिया के बाहर भी 3 स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को बेटर प्रोटेक्शन फील होता है, बिकॉज़ उनको लगता है कि हमारी कंपनी इंडियन नॉर्म्स को छोड़ो, वो जो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज है उनके नॉर्म्स को भी कंप्लाई कर रही है, हमारी कंपनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ो उन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के नॉर्म्स को भी कंप्लाई कर रही है। मतलब भाई साहब कंपनी सुपर कंप्लायंट है, हमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। सो व्हेन अ कंपनी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, द इन्वेस्टर्स आर मोर रिलैक्स्ड दैट द कंपनी इज कंप्लाइंग विद आवर नॉर्म्स, छोड़ो दैट द कंपनी इज इवन कंप्लाइंग विद फॉरेन नॉर्म्स, तो द कंपनी इज सुपर लॉ कंप्लायंट। नेक्स्ट इज सिक्योर क्लियरिंग। ये क्या कह रहे हैं? और इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैव रिलायबल एंड सिक्योर क्लियरिंग मैकेनिज्म। कैसा मत सोचो कि इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हम लिस्ट हो गए तो अब शेयर बेचने खरीदने में बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे यहां पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस होते हैं, वैसे वहां पे भी सिक्योर क्लियरिंग है, तो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्ट कर सकते हैं, देयर इज सुपर सिक्योर क्लियरिंग, कोई रिस्क नहीं है। एंड द लास्ट वन इज अदर बेनिफिट्स। क्या होते हैं इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने का? हायर विजिबिलिटी, कंपनी की विजिबिलिटी बढ़ती है। इस दुनिया में इट्स ऑल अबाउट विजिबिलिटी। अरे ओप्पो वीवो के पास क्या है? विजिबिलिटी के अलावा कोई गली बता दो मुझे भारत देश की जहां पे ओप्पो वीवो के ऐड नहीं है। भैया जी विजिबिलिटी इज एवरीथिंग। ब्रांड अवेयरनेस, दैट पीपल गेट टू नो द कंपनी। आज मान लीजिए इंडिया में कोई फॉरेन कंपनी आके इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है, तो हमें उस कंपनी के बारे में पता चलता है, तो हमारी एक ऑटोमेटिकली ब्रांड अवेयरनेस और फॉरेन विजिबिलिटी बढ़ती है उस कंपनी की। लास्ट इज इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर एमएनए, मर्जर्स और एक्विजिशंस के लिए। एक ऐसी कंपनी जो मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है, उस कंपनी के मर्जर्स और अमाल्गमेशन की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। व्हाट आर दीज? दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल लिस्टिंग। कि एक बेनिफिट क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। तो उन्होंने 7 बेनिफिट्स बताए, टू बी वेरी प्रिसाइज 6 बेनिफिट्स बताए हैं और एक अदर बेनिफिट बताया। 6 बेनिफिट्स में उन्होंने क्या बताया? सबसे पहले कह दिया इंक्रीज मार्केट लिक्विडिटी, मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ेगी, मार्केट सेगमेंटेशन हो जाएगा, सर्व्स कैपिटल नीड एंड फर्दर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, देयर आफ्टर वाइडर शेयर होल्डर बेस, बेटर इन्वेस्टर, जो आप इन्वेस्टर हैं उनके लिए सिक्योरिटी बेटर, उनका प्रोटेक्शन ज्यादा हो जाता है, इन्वेस्टर बेस, शेयर होल्डर का बेस बढ़ता है, सिक्योर क्लियरिंग है आपकी, कि आपकी क्लियरिंग को ड्रिलिंग इंटरनेशनल लिस्टिंग होती है तो भी आपका क्लियरिंग बड़ा सिक्योर होता है, कि आपने शेयर खरीदा है तो शेयर आपके डीमैट में आ जाएगा, पैसे चले जाएंगे, आपने शेयर बेचे हैं तो शेयर चला जाएगा, पैसे आ जाएंगे, दिस सिक्योर क्लियरिंग। एंड अदर बेनिफिट्स में फिर जनरल बात आती है, ब्रांड अवेयरनेस कह सकते हैं हम उसको, हायर विजिबिलिटी कह सकते हैं, इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ एमएनए कह सकते हैं। सो दीज आर नथिंग बट बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल लिस्टिंग। चलिए सुनना आप ध्यान से, आप केयरफुल हो जाओ थोड़ा सा। अब मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस पे हिट कर रहे हैं, तो इंडिया में हम यहां पर 4 स्टॉक एक्सचेंजेस पढ़ने वाले। इंडिया में जैसे कि बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, बट इंडिया का सबसे पॉपुलर कौन से? एनएससी बीएससी। अब अगर कोई फॉरेन कंट्री इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेगी तो सारी थोड़ी ना पढ़ेगी, एनएससी बीएससी पढ़ेगी पॉपुलर वाले। उसी प्रकार से हम भी अब्रॉड में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट सारे नहीं पढ़ रहे हैं, टॉप 4 पढ़ रहे हैं। 100% फोकस ऑन द स्क्रीन, टॉप 4 पढ़ रहे हैं। एग्जाम लुकआउट से चैप्टर बहुत खास क्यों है? क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना तय है। व्हाट आई एम सेइंग कि एग्जाम में से क्वेश्चन आना तय है, तो एग्जाम लुकआउट के हिसाब से इट इज अ सुपर वंडरफुल चैप्टर। 100% फोकस ऑन द स्क्रीन। सो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस में जो पहला स्टॉक एक्सचेंज में सिलेक्ट कर रहा हूं दैट इज सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज। बहुत केयरफुली मेरी बात पे ध्यान देंगे। पहला स्टॉक एक्सचेंज सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, जिसको प्यार से SGX कहा जाता है। आप कभी भी क्या करिएगा, आपको अपने मार्केट का एक्सपेक्टेशन देखना है। कल सुबह देखिएगा, इंडिया में मार्केट 9 बजे खुलता है, आप 8:30 बजे गूगल करिएगा SGX निफ्टी, तो वहां पे आपको निफ्टी का प्राइस दिखेगा उस टाइम पे कितना है, तो आपको दिखेगा मान लीजिए उस दिन टाइम पे निफ्टी का प्राइस 100 पॉइंट्स नीचे है, 50 पॉइंट्स नीचे है, तो आप देखना जब इंडिया में मार्केट 9 बजे खुलेगा, वो इंडिया के पहले खुल चुका है, इंडिया का मार्केट 9 बजे खुलेगा, तो आपको सिमिलर चीज इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको सिमिलर चीज देखने को मिलेगी। फिर भले ही हो सकता है दिन में शाम तक वो मार्केट रिबाउंड कर जाए, बट ओपनिंग बड़ी सिमिलर होती है, तो यू कैन हैव अ नाइस एक्सपेक्टेशन। चलिए कमिंग टू ऑन टू आवर पॉइंट, सो हम लोग पढ़ रहे हैं 4 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस। द फर्स्ट वन इज सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज SGX। क्या है सुनो, इट इज अ लिस्टिंग डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल कंपनीज। तो जो भी ग्लोबल कंपनी उनकी एक लिस्टिंग डेस्टिनेशन होती है कि हाँ यहाँ पे लिस्ट करना है, जैसे अपन सोच रहे हैं हॉलिडे डेस्टिनेशन है, तो उसी प्रकार से सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज इज आल्सो लिस्टिंग डेस्टिनेशन। नेक्स्ट SGX हैज फ्लेक्सिबल रूल्स, मतलब इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, फ्लेक्सिबल रूल्स हैं। सो कंपनीज विद डाइवर्स बैकग्राउंड कैन बी लिस्टेड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन लिस्टिंग स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लिस्टेड कंपनीज। तो यहां पे क्या है, फ्लेक्सिबल रूल है, तो ये लोग स्ट्रिक्ट रूल नहीं रखते कि ये हुआ तो ही लिस्ट हो सकते हो, अदरवाइज लिस्ट नहीं हो सकते। तो इस कारण से डाइवर्स बैकग्राउंड वाली कंपनीज यहां पे लिस्ट हो पाती है।
तो SGX का एक बहुत बेहतरीन पॉइंट क्या है, दैट इट इज सुपर फ्लेक्सिबल। तो डाइवर्स बैकग्राउंड की कंपनी यहां पे रखकर लिस्ट हो पाती है। वंडरफुल, ठीक है। आगे आपको मास लिखा हुआ दिखेगा, मतलब मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, तो जहां पे शॉर्ट फॉर्म है, मैंने उसी नोट्स में इधर उधर शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म दिया है। चलिए अब सुनना बहुत केयरफुली। SGX पे देयर आर 2 प्लेटफॉर्म्स। ऐसे आप जितने स्टॉक एक्सचेंज पढ़ेंगे तो सब पे आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स दिखेंगे, तो वेरी केयरफुली विद एन ओपन माइंड अंडरस्टैंड। SGX पे देयर आर 2 प्लेटफॉर्म्स। द फर्स्ट प्लेटफॉर्म इज SGX मेन बोर्ड, द सेकंड प्लेटफॉर्म इज SGX कैटलिस्ट। तो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज मेन बोर्ड एक प्लेटफॉर्म है, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज कैटलिस्ट एक दूसरा प्लेटफॉर्म है। ओके ठीक है सर, क्या देखो ध्यान से, कंपनीज विथ वेरी हाई बेसलाइन एडमिशन स्टैंडर्ड, वेरी हाई बेसलाइन एडमिशन स्टैंडर्ड मतलब जिन कंपनीज का रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है, एंड रेडी टू कंप्लाई विद कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, एंड विच आर ऑल्सो रेडी टू कंप्लाई विद कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जिनका वेरी हाई बेसलाइन स्टैंडर्ड्स हैं एंड दे आर रेडी टू कंप्लाई विद कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, आर लिस्टेड एट SGX मेन बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ SGX ST, मतलब SGX का स्टॉक एक्सचेंज हो गया हमारा, एंड MAS क्या था, ऊपर मैंने आपको बताया था, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। तो अगर SGX मेन बोर्ड पे लिस्ट होना है तो आपका हाई बेसलाइन स्टैंडर्ड होना चाहिए, कंपनी का कंप्लायंस अच्छा होना चाहिए, कंपनी के रिकॉर्ड्स अच्छे होने चाहिए, साथ में कंपनी शुड बी रेडी टू कंप्लाई विद continuous disclosure requirement, and it can be listed with the approval of SGX ST and MAS। SGX ST and MAS इनके अप्रूवल के साथ में आप लिस्ट हो सकते हैं। अब रुकना, वही SGX कैटलिस्ट क्या है, देखो ध्यान से, कंपनीज हैव टू कंप्लाई विद एडमिशन क्राइटेरिया, हाई बेसलाइन नहीं, बस यू हैव टू कंप्लाई विद एडमिशन क्राइटेरिया एंड कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, यू हैव टू कंप्लाई विद कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, मतलब कहीं पे भी आओगे कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दोनों में कंप्लाई करने, बट यहां पे यू नीड टू हैव अ वेरी हाई बेसलाइन स्टैंडर्ड, यहां पे यू हैव टू जस्ट मियरली कंप्लाई विद द एडमिशन स्टैंडर्ड। सुनना, फॉर SGX कैटलिस्ट आर लिस्टेड एट SGX कैटलिस्ट अंडर द सुपरविजन एंड अप्रूवल ऑफ क्वालिफाइड स्पॉन्सर्स। तो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे एक और कांसेप्ट है स्पॉन्सर का। सो द डिफरेंस क्या हो गया समझो, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे 2 प्लेटफॉर्म हो गए, एक हो गया आपका सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज मेन प्लेटफॉर्म SGX मेन बोर्ड, और एक हो गया हमारा SGX का कैटलिस्ट। देखो ऑफ कोर्स रेगुलर बैच में बहुत डेप्थ में गए हुए हम लोग, यहां हम टू द पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। SGX मेन बोर्ड, SGX कैटलिस्ट, समझना अच्छे से। मेन बोर्ड पे अगर आपको लिस्ट होना, यू नीड वेरी हाई बेसलाइन स्टैंडर्ड, यहां पे नीड टू जस्ट कंप्लाई विद द एडमिशन स्टैंडर्ड, कंप्लाई विद मिनिमम जो आपका कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, यू हैव टू कंप्लाई विद कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, सेम हो गया। अब उसके बाद में यहां पर क्या आता है, यहां पर अगर आपको लिस्ट होना है मेन बोर्ड पे, तो मेन बोर्ड पे आप लिस्ट हो सकते हैं आफ्टर द अप्रूवल ऑफ SGX ST एंड MAS, और यहां पे आप लिस्ट हो सकते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पॉन्सर्स। दैट इज द की डिफरेंस। एक्चुअली मैंने पहले रेड लाइन से, रेड पेन से अच्छे से अंडरलाइन कर रखा था मेन पॉइंट, अभी क्या मेरे हाथ में रेड पेन था, मैं सब कुछ अंडरलाइन कर दिया। तो आई पे वेरी क्लियर दोनों में डिफरेंस क्या है। मेन बोर्ड कैटलिस्ट, मेन बोर्ड में क्या हो गया भाई साहब, वापस यू नीड टू हैव अ वेरी हाई बेसलाइन स्टैंडर्ड, मिनिमम एडमिशन स्टैंडर्ड, comply with continuous disclosure requirement, comply with continuous disclosure requirement, you will be listed with the approval of SGX ST and MAS, you will be listed under the supervision of sponsors। wonderful, clear है। next understand, caters to established enterprises। तो जो मेन बोर्ड है वहां पे कौन आती है, established enterprise, जो ऑलरेडी established है। वहीं कैटलिस्ट caters to fast growing enterprise, जो अभी तक उस लेवल पे पहुंची नहीं है, but they are growing fast। So SGX Catalyst caters to fast growing enterprises and SGX main board caters to established enterprises। चलिए फिर आता है लिस्टिंग का प्रोसीजर। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, भूल जा सब कुछ, सिर्फ मेन बोर्ड का प्रोसीजर पढ़ो पहले, सिर्फ मेन बोर्ड का प्रोसीजर पढ़ो। आपके लिए तूफान नोट्स, हाँ दीवाने ही हो जाओगे ऐसे नोट्स यार, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले मेन बोर्ड का प्रोसीजर पढ़ो। मेन बोर्ड का प्रोसीजर क्या है, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। सो द प्रोसीजर ऑफ मेन बोर्ड इज, फर्स्ट you have to meet with accredited issue managers। so step 1 is what, you have to meet with accredited issue managers। डन, ठीक है। तो आप accredited issue manager से मिले। दूसरा स्टेप, अपॉइंट एन accredited issue manager। अरे इंडिया में हम नहीं करते अपॉइंट मर्चेंट बैंकर, बस वही है। अब सिंगापुर की बात हो रही थोड़ी, तो बड़ा चौका हम बात करेगा ना, करेगा ऑफ कोर्स करेगा। तो क्या लिखा है सबसे पहले, मीट विद accredited issue manager लाइक मर्चेंट बैंकर्स इंडिया, देन अपॉइंट एन accredited issue manager। accredited मतलब recognized issue manager। सो मीट विद accredited issue manager एंड अपॉइंट एन accredited issue manager। कर दिया सर। फिर क्या, असेसमेंट पीरियड होता है आपका। फिर आपका असेसमेंट पीरियड चल रहा है। ओके, अब आपको असेस किया जा रहा है कि आप SGX मेन बोर्ड के लायक हैं कि नहीं, आपसे चीजें मांगी जाती है, ठीक है। असेसमेंट पीरियड चल रहा है। नाउ अंडरस्टैंड, असेसमेंट पीरियड में स्टेज 1 सबमिशन ऑफ सेक्शन ए ऑफ लैब। तो लैब का जो आपको सेक्शन ए है वो यहां पे सबमिट करना है, ठीक है। तो जो आपका पूरा प्रोसीजर है लिस्टिंग का, उसका सेक्शन ए आपको सबमिट करना है। स्टेज 2 सबमिशन ऑफ सेक्शन बी ऑफ लैब। लैब स्टैंड्स फॉर लिस्टिंग एडमिशन पैक। तो लिस्टिंग एडमिशन पैक में आपके पूरे फॉर्म्स हैं। तो स्टेप 1 आप सेक्शन ए फिल करके दो लैब का,
स्टेप 2 सेक्शन बी फिल करके दो लैब का, ठीक है। उसके बाद में क्या, यू वेट फॉर द अप्रूवल, यू विल गेट द अप्रूवल। तो असेसमेंट पीरियड में क्या होता है, आप लैब का सेक्शन ए भर के दो, फिर आप लैब का सेक्शन बी भर के दो, फिर आप अप्रूवल के रुको, फिर अप्रूवल मिल गया, देन व्हाट, लॉन्चमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड पब्लिक एक्सपोजर। अब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लॉन्च कर दो एंड पब्लिक एक्सपोजर के, भैया जी अब हमारी लिस्टिंग होने वाली है। लॉन्चमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पब्लिक एक्सपोजर। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड लॉन्च ऑफ ऑफर। नाउ आपने जो लॉन्च किए डॉक्यूमेंट्स, नाउ दे विल बी रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड लॉन्च ऑफ ऑफर। अब आपका ऑफर लॉन्च हो जाएगा। एंड लास्ट, कंफर्मेशन ऑफ अलॉटमेंट एंड ट्रेडिंग कमेंसेस। अब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि अलॉटमेंट का, आप कंफर्मेशन दोगे, आपने ऑफर दिया, कंफर्मेशन दे दो कि हाँ अलॉटमेंट हो चुका है एंड द ट्रेडिंग वुड कमेंस। समझना अच्छे से, नहीं जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से देखो। सबसे पहले 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 1 2 3। फिर असेसमेंट पीरियड आता है आपका, असेसमेंट पीरियड के अंदर आता है 3 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद में वापस आपके 3 पॉइंट्स है, तो प्रैक्टिकली 3+3 है, ठीक है सर 3+3, फोकस करना अच्छे से। लिस्टिंग प्रोसीजर 3, मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो, जल्दबाजी मत करो, सबको जबरदस्ती कैटलिस्ट का प्रोसीजर देखना है, गधो मेन बोर्ड पे ध्यान दो। इधर आओ, मेन बोर्ड के अंदर हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले क्या होता है, मीट एक्रेडिटेड इशू मैनेजर्स, अपॉइंट एन एक्रेडिटेड इशू मैनेजर एंड देन आफ्टर हमारा पूरा असेसमेंट पीरियड आता है। असेसमेंट पीरियड में स्टेज 1 क्या है, स्टेप 1 क्या है, सबमिट सेक्शन ए ऑफ लैब, स्टेज 2 सबमिट सेक्शन बी ऑफ लैब, हो गया। उसके बाद में अप्रूवल के लिए वेट करो, हो गया। अब क्या, अब लास्ट के 3 पॉइंट है, अब ऑलमोस्ट हो चुका है। रजिस्टर, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स लो, लॉन्चमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पब्लिक एक्सपोजर, कि भैया बस अब होने ही वाला है, ठीक है, इन डॉक्यूमेंट्स का पब्लिक एक्सपोजर हो जाएगा। उसके बाद में फाइनली क्या, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड ऑफर, हमारा ऑफर ओपन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड लॉन्च ऑफ ऑफर, ये हो गया। लास्ट में क्या है, अप्रूवल ऑफ अलॉटमेंट, आप अलॉटमेंट कर दो, कंफर्मेशन ऑफ अलॉटमेंट एंड द ट्रेडिंग कमेंसेस। इजी है, फोकस करना अच्छे से। अब मैं बात करता हूं एसजीएक्स कैटलिस्ट का। नोट्स मैंने इस तरह से बनाया कि आपको याद रखना आसान जाएगा। देखो पहले 3 पॉइंट एक जैसे लग रहे हैं। पहला पॉइंट क्या भैया जी, मीट विद एक्रेडिटेड इशू मैनेजर सेम, अपॉइंट एन एक्रेडिटेड इशू मैनेजर सेम, असेसमेंट पीरियड सेम। लेकिन असेसमेंट पीरियड के अंदर का कंटेंट अलग है। ध्यान से देखो क्या लिखा है यहाँ पे, प्री क्लियरेंस कंसल्टेशन एंड सबमिशन ऑफ द प्री एडमिशन नोटिफिकेशन। 2 स्टेप यहां पे अलग है। क्या है, प्री क्लियरेंस कंसल्टेशन, आपका प्री क्लियरेंस का कंसल्टेशन होगा एंड द सेकंड पॉइंट इज गोइंग टू बी सबमिशन ऑफ प्री एडमिशन नोटिफिकेशन, सबमिशन ऑफ प्री एडमिशन नोटिफिकेशन। डन, प्री क्लियरेंस कंफर्मेशन भी हो गया, सबमिशन ऑफ प्री एडमिशन नोटिफिकेशन डन। उसके बाद में देखो आप इस पॉइंट्स, लॉन्चमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड पब्लिक एक्सपोजर, ओके, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट एंड पब्लिक इशू and offer and launch of offer, confirmation of allotment and trading commences. So don't you think that the points are the same? आपको फोकस क्या करना है, असेसमेंट पीरियड अलग है। असेसमेंट पीरियड में इधर क्या होता है, सबमिट सेक्शन ए ऑफ लैब, सबमिट सेक्शन बी ऑफ लैब एंड अप्रूवल। और यहां पे क्या हो गया, प्री क्लियरेंस, सबसे पहले प्री क्लियरेंस कंसल्टेशन, प्री क्लियरेंस कंसल्टेशन, द सेकंड थिंग वाज सबमिशन ऑफ प्री एडमिशन नोटिफिकेशन, सबमिशन ऑफ प्री एडमिशन नोटिफिकेशन। तो अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आई डोंट थिंक इससे आसान इस टॉपिक को किया जा सकता है। हमने क्या पढ़ा, एसजीएक्स, सबसे पहले हमारे 4 स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक स्टॉक एक्सचेंज हो चुका है हमारा। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेस्डैक की ओर, लेकिन उसके पहले एक स्टॉक एक्सचेंज हमारा हो चुका है, द स्टॉक एक्सचेंज व्हिच वी आर डन विद इज सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज। क्या पढ़ा सर, सबसे पहली चीज, इट इज अ डेस्टिनेशन, लोगों का लिस्टिंग डेस्टिनेशन होता है, फिर ये फ्लेक्सिबल होता है, तो हर बैकग्राउंड की कंपनीज होती है। फिर यहाँ पे 2 हैं, मेन बोर्ड है और उसके बाद में कैटलिस्ट है। फिर इनके बाद हमने डिफरेंस देखा कि यहाँ पे हाई बेसलाइन स्टैंडर्ड या बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, तो कंटीन्यूअस लिस्टिंग कंप्लाई करना है। यहाँ पे अप्रूवल लेना होता है हमको एसजीएक्स एसटी से एंड हमारे मास से, और यहाँ पे हमें सिर्फ स्पॉन्सर के जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनके सुपर में लिस्ट हो जाते हैं। ऐसे ऐसे यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग स्टेब्लिश्ड एंटरप्राइज वो आती है, यहाँ पे फास्ट ग्रोइंग आती है। फिर मैं दोनों का प्रोसीजर देखा। आई होप यू आर ऑल विथ मी एंड दिस इज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज डन। इसी सील के साथ यारों, वी आर गोइंग टू हिट द सेकंड स्टॉक एक्सचेंज। वी आर गोइंग टू हिट द सेकंड स्टॉक एक्सचेंज। The second stock exchange is one of the most popular one, that is Nasdaq. Just a second. Yes people, चलिए तो हम बात कर रहे हैं Nasdaq के बारे में। Nasdaq का फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन। दिमाग में बैठा लेना, Nasdaq is one of the most popular stock exchange all around the globe. फोकस कर, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सबसे आसानी से आपको याद रहेगा, एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर। तो ये क्या है, सिक्योरिटीज डीलर का एक एसोसिएशन विच इज नेशनल। सो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर, ओके। ऑटोमेटेड कोटेशंस, ये पूरा एक ऑटोमेटेड था कि बहुत पहले एक जमाना हुआ करता था ना, जबकि शेयर्स के जो प्राइसेस थे पूरे ऑटोमेटेड नहीं होते थे, तो ये ऑटोमेटेड हो चुके हैं। तो एकदम सिंपल, नेस्डैक नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशंस।
क्लियर है? चलो इसका हम देखने क्या है ये अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क बाड़ी। तो दो अगर सबसे बड़ी जगह की बात करता हूं, वन इज न्यूयॉर्क, वन इज लंदन, राइट? तो एक ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, आगे लंदन का भी आने वाला है, ठीक है बेटा जी। तो Nasdaq इज लोकेटेड इन अमेरिका, एग्जैक्टली इन न्यूयॉर्क सिटी। Nasdaq began as a US based stock exchange, but today the investors on Nasdaq are spread over 26 countries across 6 continents। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने में अच्छा लगता रहा, ठीक है। तो Nasdaq जब शुरू हुआ था तब उन्होंने सोचा सिर्फ अमेरिका में हम सर्व करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स में सर्व करेंगे, बट राइट नाउ 26 कंट्रीज और 6 कॉन्टिनेंट्स के लोग Nasdaq पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। Nasdaq पे 3 है, जैसे कि हमने देखा ना, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे 2 प्लेटफॉर्म्स थे, राइट? सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज मेन बोर्ड और कैटलिस्ट। उसी तरह से Nasdaq पे 3 प्लेटफॉर्म से, वेरी केयरफुली, यहां आपको सारे स्टॉक एक्सचेंज कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि हर एक स्टॉक एक्सचेंज पे इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे 2 प्लेटफॉर्म, मेन बोर्ड, कैटलिस्ट, डन। नाउ वी टॉकिंग अबाउट Nasdaq पे 3 प्लेटफॉर्म, समझना केयरफुली। पहला प्लेटफॉर्म NGSM बोले तो Nasdaq ग्लोबल सिलेक्ट मार्केट, NGSM Nasdaq ग्लोबल सिलेक्ट मार्केट। सेकंड इज NGM Nasdaq ग्लोबल मार्केट। तो Nasdaq ग्लोबल सिलेक्ट मार्केट है ये, ठीक है। तो Nasdaq ग्लोबल सिलेक्ट एंड Nasdaq ग्लोबल मार्केट। सिलेक्ट मतलब क्या समझो, प्रीमियम फीचर। आप देखो ना, बैंकिंग के अंदर आपको प्रीमियम प्रिफर्ड बैंकिंग मिल रही है, वैसे ही समझ लो। सो Nasdaq global market is the normal one and Nasdaq global select market is a premium one, okay, and the last one is Nasdaq capital market, ठीक है। तो 3 प्लेटफॉर्म से Nasdaq पे, Nasdaq global select market, Nasdaq global market and Nasdaq capital market। देखो क्या है, सबसे पहला it has the highest initial listing standard in the world। इसके यहां पे लिस्टिंग स्टैंडर्ड से हाईएस्ट, मतलब एक कंपनी अगर Nasdaq सिलेक्ट पे लिस्टेड है, मतलब माशाल्लाह क्या कंपनी होगी, मतलब एकदम जो टॉप क्लास कंपनी है, सुपर लॉ कंप्लायंट कंपनी है, वेरी सुपर्ब रिकॉर्ड हैविंग कंपनी है, तो वो कंपनी Nasdaq सिलेक्ट पे हो सकती है। तो इसके पास ऑल ओवर वर्ल्ड जिनका सबसे स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन, सबसे स्ट्रिक्ट लिमिट्स है, वो यहां पर है। इट इज द हाईएस्ट इनिशियल लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स, सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड्स के होते हैं। फिर Nasdaq ग्लोबल पे आते हैं, इट हैज मॉडरेट लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, कि मॉडरेट, हाँ, अच्छी कंपनीज लिस्ट हो जाती है। यहां तो सुपर भी होती थी, यहां पे अगर मान लीजिए Nasdaq ग्लोबल की बात है, यहां पे गुड कंपनीज कैन बी लिस्टेड, तो मॉडरेट है रिक्वायरमेंट। एंड Nasdaq कैपिटल लेस स्ट्रिंजेंट लिस्टिंग, मतलब ऐसा मत समझो किसी को भी लिस्ट कर देते हैं, बट कंपैरेटिवली जो कंपनीज Nasdaq सिलेक्ट और Nasdaq ग्लोबल पे नहीं हो पाती, उनको Nasdaq कैपिटल पे मौका मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि लिस्टिंग रिक्वायरमेंट कितनी स्ट्रिक्ट है। तो सबसे स्ट्रिक्ट, जो सबसे हाई है, वो Nasdaq ग्लोबल सिलेक्ट, उसके बाद Nasdaq ग्लोबल, और सबसे लीस्ट स्ट्रिंजेंट जो है वो है Nasdaq कैपिटल। वंडरफुल। उसके बाद में आता है, देखने से लिस्टेड ऑन NGSM is the mark of achievement and status for companies। कि कंपनी के लिए एक स्टेटस, एक अचीवमेंट कब होता है, 6 सिग्मा होता है, 6 सिग्मा। उस तरह से एक अचीवमेंट की बात होती है यहां पे भैया जी, कि हमारी कंपनी Nasdaq सिलेक्ट पे लिस्टेड है, तो इट्स अ मार्क ऑफ अचीवमेंट एंड अ स्टेटस। नेक्स्ट, कंपनीज व्हिच आर ग्लोबल लीडर्स एंड हैविंग इंटरनेशनल रीच आर लिस्टेड हियर। तो यहां पे मत समझना कि हर कोई कंपनी लिस्टेड होती है, जो बहुत ही ऐसा मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनीज है वही लिस्टेड होती है Nasdaq ग्लोबल पे भी, बट Nasdaq ग्लोबल सिलेक्ट तो वह अलग ही लेवल है। Are you understanding? It is like diamond gold. Gold is not bad. Gold is wonderful, but that is diamond यार। तो Nasdaq Global Select एकदम स्टेटस जैसी बात है, और Nasdaq Global पे भी तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ही लिस्ट होती हैं। फिर आती है Nasdaq Capital, कंपनीज फोकसिंग ऑन रेजिंग कैपिटल लिस्टेड है। यहाँ पे कौन आती है, इनको रेज करना है कैपिटल, मतलब थोड़ा सा समझ में आ रहे हो कि कैसे ग्राफ नीचे आ रहा है। So the companies which intend to raise capital are listed on Nasdaq Capital, easy one। सर चचम, हाँ जी चचम, तो ये हो गया Nasdaq के बारे में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वन, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। 100% फोकस यहाँ पे लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ी सी जनरल बातें। पहला, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, इट इज होम टू अप्रॉक्स 2200 कंपनीज फ्रॉम मोर देन 70 कंट्रीज। तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, 2200 से ज्यादा कंपनीज यहां पे लिस्टेड है फ्रॉम 70 डिफरेंट कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इन्वेस्टमेंट हाउस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आर बेस्ड इन लंदन। जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यूयॉर्क एंड लंदन, ये सबसे बड़े दो, दीज आर नोन एज 2 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती है वो यहां होती है। तो और इनमें भी आप समझिए लंदन, मतलब डिपेंड करता है एक्चुअली कि कुछ लोग जो इंग्लैंड, जो इस तरफ के हैं वो लंदन को बड़ी चीज मानते हैं, जो उस तरफ के हैं वो न्यूयॉर्क को बड़ी चीज मानते हैं। तो यहां पर ऐसे लंदन इज प्रेफर्ड एज, मतलब कंसीडर एज द सिटी जहां पे बड़े बड़े सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ब्रोकर्स रहते हैं। नेक्स्ट, फॉलोज इंटेलिजेंट रेगुलेशन। इंटेलिजेंट रेगुलेशन क्या होता है, एक होता है रेगुलेशन लगा दे, स्ट्रिक्ट है कि 4 करोड़ से ज्यादा अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो ही लिस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ये स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हुई। दे फॉलो इंटेलिजेंट रिक्वायरमेंट। इंटेलिजेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है, अगर कोई कंपनी अच्छी है बट इन लिमिट्स में नहीं बैठ रही है तो उसको लिस्टिंग अलाउ कर देता है।
So their requirement is intelligent, मतलब they focus on the company, they don't keep strict limits. देखना, follow intelligent regulation and is recognized globally for its flexible principle based approach. इनका principle based approach होता है very flexible कि हाँ भले ही वो कंपनी स्ट्रिक्टली उन चीजों को फॉलो नहीं करिए बट कंपनी में दम है आने दो, तो principle based approach को फॉलो किया था. Whereas इंडिया में सारे लॉज एकदम स्ट्रिक्ट है, इट इज द ब्लैक और व्हाइट. इंडिया में ग्रे एरिया को ज्यादा स्कोप नहीं दिया था बिकॉज वहां पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा और पॉपुलेशन इतनी है कि भैया जी डिस्क्रिप्शन दे ही नहीं सकते ना, दे ही नहीं सकते. तो इस कारण से इंडिया में स्ट्रिक्ट होता है बट लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे कैसा है, इंटेलिजेंट रेगुलेशंस है, तो वहां पर फ्लेक्सिबल अप्रोच है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है. तो वर्ल्ड के टॉप सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ब्रोकर यहां पे रहते हैं और एज देन वर्ल्ड के टॉप स्टॉक एक्सचेंज में से एक काउंट किया जाता है. 2200 से ज्यादा कंपनीज है फ्रॉम 70 डिफरेंट कंट्रीज. चलो आते हैं उसी बात पे, प्लेटफॉर्म एट लंदन स्टॉक एक्सचेंज. समझना अच्छे से, प्लेटफॉर्म एट लंदन स्टॉक एक्सचेंज 3 प्लेटफॉर्म है. पहला मेन मार्केट जो सबसे बड़ा जिसकी मेन बोर्ड कहा जाता है. सेकंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट एम. तो मेन मार्केट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट एंड द थर्ड वन इज प्रोफेशनल सिक्योरिटीज मार्केट पीएसएम. तो सिंपल हो गया, मेन मार्केट एमएम, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट एम एंड लास्ट आ गया प्रोफेशनल सिक्योरिटीज मार्केट पीएसएम. तो एमएम एम पीएसएम, एमएम एम पीएसएम, एमएम एम पीएसएम, एम मैं डांस करके क्या, इधर ध्यान दो. एमएम बोले तो मेन मार्केट, एम बोले तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट एंड पीएसएम बोले तो प्रोफेशनल सिक्योरिटीज मार्केट. ये 3 इनके ब्रॉड कैटेगरीज हैं. सुनना ध्यान से. मेन मार्केट उसी तरह समझो वही प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर टाइप कैटेगरी है. इट इज फॉर लार्जर मोस्ट एस्टैब्लिश्ड एंड इज होम फॉर सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज. दुनिया की टॉप कंपनीज यहां पे होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए मेन मार्केट है. एस्पिरेशन फॉर मेनी कंपनीज वर्ल्ड वाइड, बहुत सारी कंपनीज का एस्पिरेशन होता है कि हम यहां पे लिस्ट हो फ्यूचर में. ठीक है. सो ना ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट इट इज फॉर स्मॉलर ग्रोइंग कंपनीज, जो छोटी कंपनी से भी ग्रो हो रही है वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट में आती है. अर्ली स्टेज कंपनी, वेंचर कैपिटल एक्सेट्रा एंड इवन फ्यू एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जॉइन एम थ्रू नोमैड्स. नोमैड क्या होता है आगे बताऊंगा आपको, ठीक है ना, फोकस करना है पे सिंपल. तो जैसे मैंने कहा जो भी ऐसे छोटे छोटे एब्रिविएशंस उनका फुल फॉर्म मैंने नोट्स में दे रखे हैं, तो आप इनको नोट्स को फ्लिप करोगे इधर उधर तो आपको मिलेंगे. फोकस करना 100%. तो एम क्या है देखो, सबसे मेन मार्केट सबसे बड़े होगा तो टॉप कंपनीज यहां पर है, कंपनीज की एस्पिरेशन होती है यहां पे लिस्ट होना. ठीक है. उसके बाद में बात करते हैं उसी तरह से इसकी नेस्डैक सिलेक्ट है वैसा ही. उसके बाद में आ गया एम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट कि जो थोड़ी ग्रोइंग कंपनी जो ग्रो कर रही है अभी, वेंचर कैपिटल स्टार्टअप्स है, वो सब यहां पे लिस्ट होती हैं. बट ऐसा मत समझो सिर्फ वही, कुछ टॉप कंपनीज भी यहां पे लिस्टेड है. ठीक है, थ्रू नोमैड्स. नेक्स्ट इज प्रोफेशनल सिक्योरिटीज मार्केट, इनोवेटिव स्पेशलाइज्ड मार्केट डिजाइन फॉर डेट सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरी रिसीट. ये एक अलग चीज है समझना. हमेशा हम क्या देख रहे थे, बहुत अच्छी कंपनीज, गुड कंपनीज, ओके कंपनीज, वैसा नहीं है यहाँ पे. यहां पर कैसा कह रहे थे, लास्ट वाला है ना, दैट इज प्रोफेशनल सिक्योरिटीज मार्केट, दैट दिस इज नॉट अ नॉर्मल मार्केट फॉर इक्विटी शेयर्स. This is market for debt securities and depository receipt. This is a market specifically, मतलब ये एक अलग ही सेगमेंट है उनके स्टॉक एक्सचेंज पे जहां पे सिर्फ डिपॉजिटरी रिसीट और डेट मार्केट, डेट सिक्योरिटीज होती है. So professional securities market is a market specifically for debt securities and depository receipts. Depository receipts are denominated in US dollar and issued by depository bank. Depository bank इनको इश्यू करता है और ये डॉलर में डिनोमिनेटेड होते हैं. वंडरफुल. देन कंपनी यूकेएलए एंड पीएसएम इन दोनों के लिस्टिंग पर्टिकुलर्स फॉलो करती है. एकदम सिंपल, कंपनी को इन दोनों को लिस्टिंग पर्टिकुलर्स देने होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. जहां पे शॉर्ट फॉर्म मिलेगा वहां पे लिखा मिलेगा, लोड लेने की बात नहीं है. यूनाइटेड किंगडम के जो वहां पे लिस्टिंग अथॉरिटी उसकी बात हो रही है वहां पे. चल अब सुनना ध्यान से. अभी तक क्या हो गया आपका, अभी तक हो गया कि प्लेटफॉर्म लंदन स्टॉक एक्सचेंज, देयर आर 3 प्लेटफॉर्म, एमएम एम पीएसएम. एमएम मेन मार्केट, एम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट, पीएसएम प्रोफेशनल सिक्योरिटीज मार्केट. एमएम जो सबसे बड़ा, जो मतलब टॉप कंपनीज का सपना है, जो एकदम सुपर कंपनी होती है वर्ल्ड की, वो यहां पे लिस्ट होती है. एम जो ऑल्टरनेटिव है, मतलब जो ऐसी ग्रोइंग कंपनीज है, जो वेंचर कैपिटल फंड्स है, स्टार्टअप्स है, वो यहां पे लिस्ट होते हैं. कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज भी यहां पे लिस्ट होती हैं थ्रू नोमैड्स. ओके. उसके बाद में लास्ट हमने क्या देखा, लास्ट देखा पीएसएम प्रोफेशनल सिक्योरिटीज मार्केट. दिस इज अ स्पेसिफिक मार्केट फॉर डेट सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरी रिसीट्स. अब आता हूं वापस एमएम पे. यहां पे मेन मार्केट में फर्दर सेगमेंट है. हाँ जी हाँ, आपकी जीवन को इतना आसान थोड़ी बना देंगे ये लोग. मेन मार्केट में फर्दर सेगमेंट से क्या देखना ध्यान से. पहला सेगमेंट इज हो, यस फोकस करना. मेन मार्केट में फर्दर सेगमेंट से पहला सेगमेंट यहां पे मैं इधर का इधर दिखूंगा तो आप लोड मत लिया करो, ठीक है ना, बिकॉज द स्क्रीन आई हैव इज हियर, राइट. सो आप लोग चल, आप इधर देखो ना, इधर की बातें सुन रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो. चलो तो मेन मार्केट को यहां पे 4 क्या सेगमेंट में डिवाइड किया गया है. प्रीमियम, स्टैंडर्ड, स्पेशलिस्ट फंड सेगमेंट एंड हाई ग्रोथ सेगमेंट. वापस पहले तो नाम ध्यान रखो, प्रीमियम, स्टैंडर्ड, स्पेशलिस्ट फंड सेगमेंट एंड द लास्ट वन इज हाई ग्रोथ सेगमेंट. क्या है
प्रीमियम सेगमेंट, दिस इज पार्ट ऑफ एफसीएस ऑफिशियल लिस्ट। ये जो एफसी है उसकी ऑफिशियल लिस्ट का पार्ट होता है यहाँ पे प्रीमियम में। तो एफसी एकदम ऐसा उनकी ऑफिशियल लिस्ट बनती है कि तो बहुत बड़ी बड़ी टॉप कंपनीज, तो उनका पार्ट होता है आपका प्रीमियम सेगमेंट। तो जो कंपनीज उस लिस्ट का पार्ट है वो प्रीमियम सेगमेंट आती है, पार्ट ऑफ एफसीएस ऑफिशियल लिस्ट। नेक्स्ट इज टॉप लार्जेस्ट कंपनीज आर लिस्टेड हियर एंड इज सब्जेक्ट टू हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ रेगुलेशन एंड गवर्नेंस। आप समझ रहे हो, मेन मार्केट में जो सबसे मेन मार्केट में वैसे ही टॉप कंपनीज आती है, उसमें भी जो सबसे सुपर टॉप कंपनीज है वो प्रीमियम सेगमेंट में आती है। ठीक है, तो मेन मार्केट का भी जो टॉप है वो है प्रीमियम। फिर आता है स्टैंडर्ड, पार्ट ऑफ ऑफिशियल लिस्ट एंड सब्जेक्ट टू मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रेगुलेशन। दीज आर आल्सो पार्ट ऑफ ऑफिशियल स्टैंडर्ड। मतलब ये जो ऑफिशियल लिस्ट है ना, एफसीए की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, इसकी ऑफिशियल लिस्ट का पार्ट प्रीमियम में भी वही होता है जो ऑफिशियल लिस्ट का पार्ट है, स्टैंडर्ड में भी होते हैं जो ऑफिशियल लिस्ट का पार्ट है। द डिफरेंस इज जस्ट कि प्रीमियम में द रिक्वायरमेंट, द रेगुलेशन, जो कंप्लायंस करना तो बहुत ज्यादा है। तो कुछ कंपनी सोचती है कि मेन मार्केट में हो जाते हैं बट प्रीमियम में नहीं होते, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड में आ जाते हैं। तो वी आर आल्सो पार्ट ऑफ द ऑफिशियल लिस्ट, बट हमारे ऊपर जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है बहुत कम है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रेगुलेशन। फिर आता है स्पेशलिस्ट फंड सेगमेंट। ये स्पेशलिस्ट फंड सेगमेंट होता है, ये स्पेसिफिकली टारगेट करता है किस पे, देखो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जैसे कि इंडिया में पहले हुआ करता था ना इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, अब तो चेंज हो गया है, बट ऐसा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हुआ करता उस तरह से। तो स्पेशलिस्ट ट्रेडिंग फंड ये फोकस करता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हाईली नॉलेजेबल इन्वेस्टर एंड प्रोफेशनली एडवाइज्ड इन्वेस्टर। तो ये जो फंड है, ये जो तीसरा सेगमेंट है, दैट इज स्पेशलिस्ट फंड सेगमेंट। दिस इज नॉट फॉर एनीवन, ऐसा रिटेल लोगों के लिए नहीं है। स्पेशलिस्ट फंड सेगमेंट किनके लिए है, देखो पहला पॉइंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जहां पे इन्वेस्टमेंट कहां करना है कहां नहीं ये बताने के लिए 10 लोग रखे उन्होंने, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सेकंड, प्रोफेशनली नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स, हाईली नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स, मतलब जिनको नॉलेज है और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, राकेश झुंझुनवाला साहब, राइट। एंड द थर्ड वन इज प्रोफेशनली एडवाइज्ड इन्वेस्टर, मतलब भले ही जो खुद उतने नॉलेजेबल नहीं होंगे पर उन्होंने एक आदमी रखा है जो कि फंड मैनेजर है जिनको प्रोफेशनली एडवाइस करता है। तो ये जो एक्सपर्ट लोग इन्वेस्ट करते हैं उन पे टारगेट करता है द थर्ड सेगमेंट, दैट इज स्पेशलिस्ट फंड सेगमेंट। ये आपके लिए समझने में थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है बिकॉज इंडिया में ऐसा कुछ नहीं, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। अब समझो इंडिया में, आप समझो इंडिया में कैसा है, अभी भी हम जो मेन बोर्ड है, एसएमई एक्सचेंज है, तो ये सब कैसा है इन्होंने अपना अपना बना रखा है। उसी तरह से मान लो एक और सेगमेंट आ गया, वहां पे सिर्फ जो प्रोफेशनली ऐसा हाईली नॉलेजेबल लोग, प्रोफेशनली एडवाइस लोग या फिर इंस्टीट्यूशनल वैसे वही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वैसा एक वहां पर एक प्रॉपर सेगमेंट है, राइट। द सेगमेंट इज नोन एज स्पेशलिस्ट फंड सेगमेंट। दिस इज ओनली फॉर स्पेशलिस्ट्स, स्पेशलिस्ट फंड सेगमेंट ओनली फॉर स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, highly knowledgeable investors, and the third one is professionally advised investors. And last one is high growth segment. Companies with high growth and revenue generating which over time intend to become premium. High growth segment में कौन है, बहुत तूफान कंपनीज है बट अभी तक प्रीमियम के जो यार कंप्लायंस है वो नहीं कर पाएगी, प्रीमियम का कंप्लायंस नहीं कर पाएंगे बट दम बहुत है। तो हाई ग्रोथ कंपनीज यहां पे आती है जो कि बहुत जल्द प्रीमियम में आ सकती है। हमारे इंडिया में मिड कैप कहते हैं, राइट, मिड कैप, वो तो कंपनी बहुत जबरदस्त है बट अभी तक लार्ज कैप में नहीं आ रही है। इंडिया में तो वो कैपिटलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि आप समझिए कि यार ये उतना जो रिक्वायर्ड कंप्लायंस है वो नहीं कर पा रही है, उतने रिक्वायर्ड जो उनके लिमिट्स है उसको टच नहीं कर पा रही है, बट इसमें दम बहुत है, दैट इज हाई ग्रोथ सेगमेंट। तो समझना अच्छे से ध्यान से कि यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लंदन स्टॉक एक्सचेंज। तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज का बेसिक आइडिया है कि बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड वाइड होता है, बहुत दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ब्रोकिंग हाउसेस होते हैं वो लंदन के अंदर होते हैं। 2200 तक कंपनीज है, 70 कंट्रीज से यहां पर लोग आए वगैरह 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 सब चीज, 70 कंट्रीज की कंपनीज यहां पे लिस्टेड है। फिर हम आगे इनके 3 सेगमेंट के ऊपर, मेन मार्केट एमएम, एम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट एंड पीएसएम प्रोफेशनल सिक्योरिटीज मार्केट, पीएसएम, ठीक है। उसके बाद में हमने इन तीनों के बारे में देखा कि मेन मार्केट सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज यहां पे होती है। उसके बाद में एम यार जो स्टार्टअप वेंचर कैपिटल होती है वो सब यहां पर होती है, या फिर कभी कभी अच्छी कंपनी थ्रू नोमैड्स भी यहां पे लिस्ट हो जाती है। एंड लास्ट इज प्रोफेशनल सिक्योरिटीज मार्केट, दिस इज द मार्केट फॉर डेट सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरी रिसीट। फिर हमारे मेन मार्केट में 4 फर्दर सेगमेंट मिले, प्रीमियम, स्टैंडर्ड, स्पेशलिस्ट फंड एंड लास्ट वन वाज हाई ग्रोथ सेगमेंट। क्लियर यारो, ये हो गए। अब इसके बाद अगर आगे चलते हैं, नोमैड क्या होता है, सुना जैसे कि मैंने पीछे बताया था ऊपर आपको कि यार जो एम में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो होता है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट वाला जो एम है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट, वहां पे कुछ कंपनीज होती है थ्रू नोमैड्स। सर ये नोमैड क्या है, ये नोमैड सरकार, ये नोमैड क्या है, हमने ऐसा कुछ सुना था सर बहुत पहले जब हम देख रहे थे। इधर छोड़ो उस टीवी सीरीज को याद नहीं करके यहाँ पे आके मूवीज के बारे में नहीं बात करेंगे हम लोग। हैरी पॉटर सुना होगा, नोमैड ओमैड, इधर आओ, चलो छोड़ो वो नहीं है। नोमैड मींस नॉमिनेटेड एडवाइजर्स, नोमैड मींस नॉमिनेटेड एडवाइजर्स। ये क्या है, नॉमिनेटेड एडवाइजर्स आर फाइनेंशियल एडवाइजर्स रजिस्टर्ड विद लंदन स्टॉक एक्सचेंज। तो ये कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं हु आर रजिस्टर्ड विद लंदन स्टॉक एक्सचेंज। दे प्ले अ सेंट्रल रोल इन कंपनीज एडमिशन टू एम पे दे प्ले अ सेंट्रल रोल। तो अगर किसी भी कंपनीज को एम पे लिस्ट होना है तो वो नोमैड्स के थ्रू हो सकती है। अ गुड वर्किंग रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड नोमैड इज एसेंशियल। तो नोमैड इज प्रैक्टिकली देयर एजेंट फॉर द स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे समझो इंडिया में अगर आपको ट्रेड करना है तो ब्रोकर के थ्रू करना होता है, समवॉट सिमिलर कि एम पे अगर आपको लिस्ट होना है तो आपको नोमैड के थ्रू होना होता है।
राइट? इन सिलेक्टिंग नोमैड, कंपनी विल वांट दैट नोमैड अंडरस्टैंड्स इट्स बिजनेस। क्या आप जब नोमैड को सिलेक्ट करोगे, आप अपना ब्रोकर सिलेक्ट करते हो ना, ब्रोकरेज कम होना चाहिए, मेरी बात कर ले, मेरे लिए अटेंड करे, मुझे मेरे कोई क्वेरीज है तो उसको आंसर करे। उसी प्रकार से कोई एक कंपनी अगर एम पे लिस्ट होना चाहती है और नोमैड सिलेक्ट करी तो क्या समझना चाहिए कि नोमैड शुड अंडरस्टैंड इट्स बिजनेस। नेक्स्ट, हैव अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस इन द सेक्टर। नोमैड शुड हैव अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस इन द सेक्टर, कि नोमैड को हमारे सेक्टर में अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट, शेयर्स द कंपनीज विजन फॉर फ्यूचर, कि हमारे कंपनी का विजन हमारी आंखों में, हमारी आंखों से देख सके। तो नोमैड शुड अंडरस्टैंड द बिजनेस टू शेयर द अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एंड शुड एबल टू सी कंपनीज विजन। रोल ऑफ नोमैड, कि नोमैड का रोल क्या होता है, अंडरस्टैंड टू गाइड एंड एडवाइज द कंपनी ऑन इट्स रिस्पेक्ट ऑन इट्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर एडमिशन एंड कंटीन्यूअस ऑब्लिगेशन, कि यार अगर आपको एम पे लिस्ट होना है तो ये कंप्लायंस आपको करने होंगे, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। टू फुलफिल दिस रोल द नोमैड विल डू व्हाट, तो रोल तो इतना सा है कि नोमैड क्या करेगा उस रोल को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि उस कंपनी को लिस्ट करवाना है तो कंपनी को पूरा कंप्लायंस वगैरह समझाना है। इसके लिए नोमैड क्या करेगा, समझना। अंडरटेक एक्सटेंसिव ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस का बहुत केयरफुली। प्रोवाइड गाइडेंस थ्रू आउट फ्लोटेशन प्रोसेस, पूरे थ्रू आउट जो फ्लोटेशन का प्रोसेस, फ्लोटेशन क्या होता है, अपने कैपिटल रेजिंग का पूरे प्रोसेस को फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं। तो जब तक वो पूरी सिक्योरिटी यहाँ पे लिस्ट हो रही है उस पूरे टाइम नोमैड आपको गाइड करेगा। प्रिपेयर द कंपनी फॉर बीइंग ऑन अ पब्लिक मार्केट, पब्लिक मार्केट पे कंपनी को क्या क्या फेस करना होता है उस सब के लिए प्रिपेयर करेगा। हेल्प प्रिपेयर द एम्स एडमिशन डॉक्यूमेंट, एम का एडमिशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। कंफर्म अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंपनीज फॉर एम, कि कंपनी एम के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ये भी यही चेक करेगा। एक्ट्स एज प्राइमरी रेगुलेटर थ्रू आउट अ कंपनीज टाइम ऑन एम, के जब तक कंपनी एम पे लिस्टेड है थ्रू आउट, आपका ध्यान रखेगा। कहने का मतलब सुनो, लाइक अ ब्रोकर और डीलर के रिलेशन की तरह समझो। डीलर मतलब इन्वेस्टर, जैसे कि इन्वेस्टर मुझे क्या करता है, ब्रोकर मेरा अकाउंट ओपन कराता है, मेरी हेल्प करता है थ्रू आउट ट्रेडिंग, मुझे कोई भी परेशानी हो तो ध्यान रखता है। तो इसी तरह से कुछ चीजें हैं जो यहां पर आपका नोमैड करने वाला है फॉर कंपनीज, कि कंपनी को एम पे लिस्ट होना है, नोमैड उसकी मदद करेगा। फर्स्ट, ड्यू डिलिजेंस करने के लिए कि हाँ आपकी कंपनी में किन किन चीजों की कमी है। नेक्स्ट, गाइडेंस थ्रू आउट द फ्लोटेशन प्रोसेस, के फ्लोटेशन प्रोसेस में गाइडेंस देगा। फ्लोटेशन मतलब कैपिटल रेजिंग इनिशियल प्रोसेस। एंड साथ ही साथ प्राइमरी रेगुलेटर थ्रू आउट कंपनीज टाइम ऑन एम, कि आप एम पे जब तक भी लिस्टेड है तब तक भी आपका ध्यान रखेगा। तो फ्लोटेशन प्रोसेस के टाइम पे भी, फ्लोटेशन जब पूरा चल रहा है तब भी आपका ध्यान रहेगा, और उसके बाद में जब पूरा प्रोसेस चलेगा, पूरा जब तक लिस्टेड है वहां पे तब तक भी आपका ध्यान रहेगा, प्राइमरी रेगुलेटर की तरह काम करेगा। देन आपकी कंपनी को प्रिपेयर करेगा टू बी ऑन अ पब्लिक मार्केट, के पहली बार अगर कंपनी आपकी लिस्ट हो रही है दे विल प्रिपेयर यू टू बी ऑन द पब्लिक मार्केट। नेक्स्ट, हेल्प प्रिपेयर द एम एडमिशन डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंटेशन उसमें भी आपकी मदद करने वाला है। एंड कंफर्म्स द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंपनी, क्या आपकी कंपनी यहां पर लिस्ट होने लायक भी है या नहीं है। दैट इज अबाउट नोमैड। ठीक है बेटा जी, चलो इसके बाद में आता है हमारा आखिरी स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। 100% फोकस यहां पे चाहिए मुझे लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ने के लिए, एकदम सिंपल सिंपल। एक छोटी सी बात बता देता हूं, सुनना। लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पे कुछ वर्ड्स होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे क्योंकि उनकी लोकल लैंग्वेज में। अब मान लो अगर हमने हिंदी में यहाँ पे कुछ लिख दिया रहता है और अब्रॉड में कोई पढ़ रहा हो तो उसको हिंदी समझ में आती क्या, नहीं ना। सो स्टडिंग इंग्लिश, कुछ आपके बीच में दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स आएंगे, लोड लेने का नहीं। चलो, यस पीपल, सो वी आर ऑन द फोर्थ स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। फोकस हियर, दिस इज फेमस फॉर इंडिपेंडेंट एंड इंटरनेशनल लिस्टिंग। लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज की पॉपुलैरिटी है उसकी इंडिपेंडेंस के लिए और उसकी इंटरनेशनल लिस्टिंग के लिए, कि बहुत सारी कंपनीज, इट इज मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी लोकल कंपनीज को लिस्ट करता है, बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज यहां पे लिस्ट होती है। लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज इज पॉपुलर फॉर इट्स इंडिपेंडेंस एंड इट्स इंटरनेशनल लिस्टिंग। इंट्रोडक्शन क्या है, शेयर, वारंट, बॉन्ड, डिपॉजिटरी रिसीट एक्सेट्रा लिस्टेड है, सब कुछ लिस्ट होता है। लिस्टिंग हियर इज रिस्पेक्टिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फ्लेक्सिबल। स्ट्रेट फॉरवर्ड लिस्टिंग होती है एंड कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल भी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लिस्टिंग होती है, कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल भी है, इजी समझना। फेज क्या होता है, यहां पे लिस्ट कराना है तो प्री एप्लीकेशन एंड फाइल सबमिशन फेज। पहला क्या है, प्री एप्लीकेशन एंड फाइल सबमिशन फेज। प्री एप्लीकेशन के एप्लीकेशन के पहले हमें क्या क्या प्रोसीजर ध्यान रखना है, एंड फाइल सबमिशन फेज। ठीक है, नेक्स्ट इज हमने दे दिया एप्लीकेशन फेज एंड लास्ट इज अप्रूवल फेज। याद रखना दिमाग में, फेजेस क्या है, लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के फेजेस क्या है, 3 फेज है। पहला प्री एप्लीकेशन एंड फाइल सबमिशन फेज, नेक्स्ट इज व्हाट, एप्लीकेशन फेज एंड लास्ट इज अप्रूवल फेज। बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, एप्लीकेशन अप्रूवल, तो प्री एप्लीकेशन फेज, एप्लीकेशन फेज, अप्रूवल फेज, तो प्री एप्लीकेशन एंड फाइल सबमिशन फेज कहते हैं उसको, बहुत आसान है। देन इसका प्रोसेस क्या है, सुनना। चूज अ मार्केट, सबसे अपना मार्केट चूज कर लो। सर मार्केट मतलब 2 ऑप्शन है ना, यहाँ पे भी आगे बढ़ाऊंगा, जैसे कि 2 सेगमेंट है, यहाँ पे 2 मार्केट है। चूज योर मार्केट। नेक्स्ट, प्रिपेयर अ प्रोस्पेक्टस, मार्केट चूज किया अपना, हाँ ये वाला चाहिए। प्रिपेयर अ प्रोस्पेक्टस बनाया सर, सबमिट योर प्रोस्पेक्टस किया सर, लिस्टिंग एंड एडमिशन टू ट्रेडिंग, फिर आपकी लिस्टिंग हो जाएगी, यू विल बी एडमिटेड टू ट्रेडिंग, एंड लास्ट इज पोस्ट लिस्टिंग रिपोर्टिंग। एकदम इजी समझो। सबसे पहला क्या है, सिलेक्ट योर मार्केट कर लिया, प्रिपेयर योर प्रोस्पेक्टस कर लिया, देयर आफ्टर यू डिसाइड कि कहां पे लिस्ट होने वाला है, सबमिट योर प्रोस्पेक्टस। तो पहले 3 तो बहुत आसान हो गए आपके, कहां पे
सबसे पहला चीज क्या हो गया, सिलेक्ट योर मार्केट, प्रिपेयर प्रोस्पेक्टस, कहां होना है, जहां पे भी होना है सबमिट योर प्रोस्पेक्टस, हो गए। उसके बाद सीधा खत्म, फिर तो सीधे 2 पॉइंट में खत्म हो गया ना। लिस्टिंग एंड एडमिशन टू ट्रेडिंग, आपने सबमिट किया, दे लिस्ट यू एंड एडमिट यू फॉर ट्रेडिंग, लिस्टिंग एंड एडमिशन टू ट्रेडिंग, एंड देयर आफ्टर पोस्ट लिस्टिंग जो आपकी कंप्लायंस आपको करने हैं, पोस्ट लिस्टिंग रिपोर्टिंग। तो एक ही पॉइंट है जो आप भूल सकते हैं, लिस्टिंग एंड एडमिशन टू ट्रेडिंग, ठीक है, सिंपल 5 पॉइंट्स है। एक ही पॉइंट है जो आप भूल सकते हो, दैट इज लिस्टिंग एंड एडमिशन टू ट्रेडिंग। पहला भूल ही नहीं सकते, सिलेक्ट योर मार्केट, प्रिपेयर प्रोस्पेक्टस, सबमिट योर प्रोस्पेक्टस। क्या भूलो, अरे भूलोगे क्या यहां पे, मतलब भूलने के लिए कुछ होना तो चाहिए, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ गया, लिस्टिंग एंड एडमिशन टू ट्रेडिंग, लिस्टिंग एंड एडमिशन टू ट्रेडिंग, इजी। एंड देन द लास्ट पॉइंट कम्स पोस्ट लिस्टिंग रिपोर्टिंग। अब आता है इसके प्लेटफॉर्म, समझना, ईयू रेगुलेटेड मार्केट, एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट, समझ में आ रहा है। EU रेगुलेटेड मार्केट, एक्सचेंज, यूरोपियन रेगुलेटेड मार्केट एंड एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट, डिफरेंस समझ में आया, 2 मार्केट है, EU रेगुलेटेड मार्केट, एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट, EU रेगुलेटेड मार्केट, एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट, समझ में आया सर, 2 मार्केट, ओके। इसका दूसरा नाम है BDL मार्केट, उसका दूसरा नाम है यूरो MTF, ठीक है। सर ऐसा नाम क्यों दिया है, बिकॉज यहां पे तो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग फैसिलिटी नाम है इसका, इसलिए यूरो MTF, और यहां पे ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए इसका शॉर्ट फॉर्म आता है BDL मार्केट। मैं आपको क्या कह रहा हूं आसान भाषा में, यूरोपियन रेगुलेटेड मार्केट, EU रेगुलेटेड मार्केट, एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट, EU रेगुलेटेड मार्केट, एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट, इसका शॉर्ट फॉर्म BDL मार्केट, BDL मार्केट, BDL मार्केट, इतना ही याद रखना है, BDL मार्केट। और यहां पे यूरो MTF, यूरो MTF, यूरो MTF, MTF बोले तो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग फैसिलिटी, यूरो MTF। सर इसका मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा, अभी तो आप नाम याद रखने पे फोकस करो, BDL मार्केट, यूरो MTF, 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 दिमाग में बैठ गया, BDL मार्केट, यूरो MTF, ठीक है। अब उसके बाद में दिस इज व्हाट EU रेगुलेटेड मार्केट, इट इज एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है, फोकस करना, लक्जमबर्ग सुपरवाइजरी अथॉरिटी, CSSF, ठीक है। सर लक्जमबर्ग सुपरवाइजरी अथॉरिटी का शॉर्ट फॉर्म CSSF क्या होगा, मैं कह रहा हूं, बोल रहा हूं, मान लो बस चुपचाप, अरे गधों ये उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज होगा, बताओ बूझ गुज गुआजा क्या मतलब है, ठीक है। सो CSSF का मतलब हुआ लक्जमबर्ग सुपरवाइजरी अथॉरिटी इज इन चार्ज ऑफ प्रोस्पेक्टस अप्रूवल। कि प्रोस्पेक्टस अप्रूवल कौन करता है, लक्जमबर्ग सुपरवाइजरी अथॉरिटी, ठीक है। और यहां पे प्रोस्पेक्टस अप्रूवल कौन करता है, लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। अरे नाम ही तो देखा था ना, यहां पे इट वाज व्हाट, इट वाज EU रेगुलेटेड मार्केट, इट वाज स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट। तो एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट में प्रोस्पेक्टस किस ऊपर पड़ा था ना, प्रोसेस के अंदर सबमिट योर प्रोस्पेक्टस, जो भी मार्केट है। तो आप अगर आपका आपको EU रेगुलेटेड मार्केट में आना है, तो प्रोस्पेक्टस अप्रूवल किसके पास आएगा, आपका लक्जमबर्ग सुपरवाइजरी अथॉरिटी। और वहीं अगर आप एक्सचेंज में जा रहे हो, तो लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज का आपका प्रोस्पेक्टस अप्रूवल प्रोसेस आएगा। नेक्स्ट, एलिजिबल फॉर यूरोपियन पासपोर्ट, नो यूरोपियन पासपोर्ट प्रोवाइडेड, ठीक है। तो यहां पर आता है एलिजिबल फॉर अ यूरोपियन पासपोर्ट, नो यूरोपियन पासपोर्ट प्रोवाइडेड। आप समझो कि अगर आप गवर्नमेंट मतलब EU रेगुलेटेड पे आ रहे हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर अ यूरोपियन पासपोर्ट। यहां पे उसका मतलब ये मत समझना जो रेगुलर आप समझते हो, इसका मतलब काफी अलग है। अगर आप EU रेगुलेटेड पे आ रहे हो तो यू आर एलिजिबल फॉर यूरोपियन पासपोर्ट, और अगर आप एक्सचेंज रेगुलेटेड पे आ रहे हो, यू विल नॉट गेट अ यूरोपियन पासपोर्ट। नेक्स्ट, एंट्री फॉर द इशुअर इज सब्जेक्ट टू प्रोस्पेक्टस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन। कि आपको EU रेगुलेटेड मार्केट BDL पे आपको लिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू प्रोस्पेक्टस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन, कि आपने प्रोस्पेक्टस और ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन कंप्लाई किए कि नहीं किए। और एक्सचेंज पे आउटसाइड द स्कोप ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन, यहां पे थिंग्स आर सीन आउटसाइड द स्कोप ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन, प्रैक्टिकली कंपनी में देखा जाता है, समझना यहां पे ध्यान से। एंट्री इज डिपेंडेंट ऑन BDL मार्केट ऑन योर प्रोस्पेक्टस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन, whereas exchange regulated के अंदर यहां पर it is not merely dependent upon your prospectus and transparency obligation, it is more than that, outside the scope of prospectus and transparency regulation, transparency disclosures. IFRS is applicable for non-euro issuers and IFRS is applicable for all issues. Other accounting standard gap is also applicable. यहाँ पे IFRS is applicable for non-euro issues. तो non-euro issues अगर हो रहे हैं तो उसमें IFRS applicable होगा। IFRS मतलब आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, तो ये सब भी आपको कंप्लाई करना है। IFRS is applicable on non-euro issues, और यहाँ पे IFRS is applicable for non-euro issues, यहाँ पे IFRS is applicable for all issuers, other standard gap web सब कुछ is applicable, everything is applicable, understand। तो ये एरो जो है ना थोड़ा सा टिपिकल जाता है बिकॉज इसके आपको डिटेल्स नहीं पता है। तो आई जनरली सजेस्ट स्टूडेंट कि अगर आपके समय है तो इसको अच्छे से पढ़ो, और इफ इट ऑल यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम देन सिंपल इसके बस ये 4 पॉइंट आप याद कर लो, ये पॉइंट लिखा है, पॉइंट लिखा। बट इफ इट ऑल मतलब अगर आपके ऐसा है कि आपकी परीक्षा दूर है, एग्जाम दूर है, तो डिटेल में पढ़ो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं इट्स इमीडिएट एंड आपने पहले नहीं पढ़ाई की है, तो सिर्फ इन 4 पॉइंट्स को याद करके आप आगे जा सकते हैं, ओनली इफ योर एग्जाम इज टू नियर। क्लियर है? चलिए इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं लिस्टिंग प्रोसेस इन डिटेल, अब समझना, मैंने कोशिश की कि आपकी लाइफ को थोड़ी यहां पे आसान बनाऊं।
यूरो एमटीएफ और बीडीएल मार्केट के मैंने लिस्टिंग प्रोसेस को इस तरह से लिखा है सो दैट यू विल बी एबल टू कंफर्टेबली रिमेंबर इट इन द एग्जामिनेशन। सबसे पहले सिर्फ एक पे फोकस करो, बीडीएल पे आ जाओ। पहले बीडीएल था ना, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, मैंने जब डायग्राम बनाया पिछले चार्ट में बीडीएल पहले था, यूरो बाद में था, ठीक है। यहां पे यूरो पहले, बीडीएल बाद में, ठीक है। तो हम पहले बीडीएल पढ़ रहे हैं। सुनना, अगर आपको लिस्ट होना है बीडीएल मार्केट पे तो व्हाट इज द प्रोसीजर? स्टेप 1 इज टू डू व्हाट? चूज अ लिस्टिंग एजेंट। सबसे पहले चीज क्या करो, एक लिस्टिंग एजेंट चूज करो, ओके, विच इज ऑप्शनल, इट इज लाइक अपॉइंटिंग अ मर्चेंट बैंकर। तो आपको अगर लगता है तो करो, नहीं तो मत करो। तो चूज अ लिस्टिंग एजेंट। नेक्स्ट इज फाइल प्रोस्पेक्टस टू सीएसएसएफ एंड ऑब्टेन अप्रूवल। सर सीएसएसएफ क्यों? अरे गधे, आप बीडीएल हो ना, कंफ्यूज मत हो ना। ये यहां पे मैंने पहले बीडीएल पढ़ा रहा हूं, पिछले चार्ट के अंदर बीडीएल पहले था, यूरो एमटीएफ बाद में था। इस चार्ट में यूरो एमटीएफ पहले, बीडीएल बाद में, ठीक है। तो कंफ्यूज होना, हम पहले बीडीएल ही पढ़ रहे हैं। बीडीएल में प्रोस्पेक्टस अप्रूवल प्रोसेस किसके पास था? किसके पास था? आपके सीएसएसएफ के पास ही तो था, जिसको हम लग्जमबर्ग सुपरवाइजरी अथॉरिटी कह रहे थे। तो यहां पे सबसे पहले चूज अ लिस्टिंग एजेंट। अगर आपको लिस्टिंग एजेंट अपॉइंट करना है तो आप करो, अगर आपको लिस्टिंग एजेंट अपॉइंट ही नहीं करना तो कोई लोड नहीं है। आपने क्या करना है, अपना प्रोस्पेक्टस देना है सीएसएसएफ को, ठीक है। फाइल प्रोस्पेक्टस टू सीएसएसएफ एंड ऑब्टेन अप्रूवल, कर लिया। नेक्स्ट व्हाट? कंप्लाई विद द लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है सर। सबसे पहले चूज योर लिस्टिंग एजेंट, ऑप्शनल कर लिया। उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या आ गया? प्रोस्पेक्टस दे दो, अप्रूवल ले लो, ठीक है। और उसके बाद में कंप्लाई विद द लिस्टिंग रिक्वायरमेंट। अब लिस्टिंग रिक्वायरमेंट मत पढ़ना, उसके बाद में लिस्टिंग का प्रोसेस, ठीक है। देन यू हैव टू पे द फीस, प्रोस्पेक्टस अप्रूवल फीस टू सीएसएसएफ, लिस्टिंग एंड मेंटेनेंस फीस टू स्टॉक एक्सचेंज। तो आप बीडीएल हैं तो आपका प्रोस्पेक्टस अप्रूवल सीएसएसएफ ने किया, तो सीएसएसएफ को आप प्रोस्पेक्टस अप्रूवल फीस दे दो। एंड आपकी लिस्टिंग तो स्टॉक एक्सचेंज पे होगी, तो लिस्टिंग फीस आप स्टॉक एक्सचेंज को दे दो। डन। कंटीन्यूअस ऑब्लिगेशन टू बी कंप्लाइड, फिर आपको जो भी कंटीन्यूअस थ्रू आउट ऑब्लिगेशन आपको कंप्लाई करनी वंस यू आर लिस्टेड। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टॉक एक्सचेंज टू ऑब्टेन एलईआई फ्रॉम कंपनी, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। तो फिर स्टॉक एक्सचेंज आपसे आपका एलईआई लेगा, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। सर ये एकदम ऑड ऑड क्यों लग रहा है? गधों, आप अब्रॉड के स्टॉक एक्सचेंज के लिमिट्स पढ़ रहे हो, थोड़ा ऑड तो लगेगा ही ना, बट समझ के रखना, एग्जाम इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलो आते हैं हम लोग सिंपल तरीके से, हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं बीडीएल पे लिस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है। बीडीएल पे लिस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है? पहला, लिस्टिंग एजेंट को अपॉइंट करो, ऑप्शनल है, कर दिया। उसके बाद में अपने प्रोस्पेक्टस को सबमिट कर दो और अप्रूवल ले लो, कर दिया। उसके बाद लिस्टिंग, उसके बाद में क्या आ गया? कंप्लाई विद द लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट आ गई, वो हमने नहीं पढ़ी। फिर आ गया उसके बाद में लिस्टिंग प्रोसेस, हमने नहीं पढ़ा, तो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, लिस्टिंग प्रोसेस। फिर आ गया पे फीस। सर फीस किसको देनी है? देखो आपका प्रोस्पेक्टस सीएसएसएफ ने अप्रूव किया है तो उसको उसके दे दो प्रोस्पेक्टस अप्रूवल फीस, और आप लिस्ट होने वाले स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग फीस दे दो स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है सर, ये कर देंगे। उसके बाद में क्या है? कंटीन्यूअस ऑब्लिगेशन टू बी कंप्लाइड, थ्रू आउट आपको कंटीन्यूअस ऑब्लिगेशन कंप्लाई करनी है। एंड द लास्ट वन इज गोइंग टू बी स्टॉक एक्सचेंज टू ऑब्टेन एलईआई फ्रॉम द एंटिटी। एलईआई स्टैंड्स फॉर लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। वापस एक बार समझना कैसा है, पहले 2 पॉइंट है, उसके बाद में 2 पॉइंट ऐसे, इनके अंदर बहुत सारी डिटेल्स है, उसके बाद में 3 पॉइंट है, तो 2 + 2 + 3। पहला पॉइंट, अ पॉइंट, मेरे साथ में रहो गधों, जस्ट रिपीट इट एज मेनी टाइम्स आई एम रिपीटिंग। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा चूजिंग अ लिस्टिंग एजेंट, एक लिस्टिंग एजेंट को अपॉइंट कर दिया, ऑप्शनल है बट कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्रोस्पेक्टस दे दिया सीएसएस को, बिकॉज़ बीडीएल है ना, तो यहां पे भाई साहब ईयू आपको रेगुलेट करने वाला है, ठीक है। तो आपने सीएसएसएफ को दे दिया, हमारा लग्जमबर्ग स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को हमने दे दिया प्रोस्पेक्टस फॉर अप्रूवल, हो गया। देन व्हाट? लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, ओके, जो आपकी कंप्लाई लिस्टिंग रिक्वायरमेंट हो गया। देन लिस्टिंग प्रोसेस, ये 2 पॉइंट हो गया, तो 2 + 2 हो गया। फिर 3 पॉइंट लास्ट में, पे फीस। तो जो प्रोस्पेक्टस अप्रूवल फीस है वो सीएसएसएफ को दे देंगे, और जो लिस्टिंग फीस है वो स्टॉक एक्सचेंज को देंगे। उसके बाद 2 चीजें और करनी है, कंप्लाई विद द कंटीन्यूअस लिस्टिंग एग्रीमेंट, जो कंटीन्यूअस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट है उसको आपको कंप्लाई करके रखना है थ्रू आउट। एंड द लास्ट पॉइंट इज सिंपल, स्टॉक एक्सचेंज टू ऑब्टेन एलईआई फ्रॉम, स्टॉक एक्सचेंज टू ऑब्टेन एलईआई फ्रॉम द एंटिटी। इजीली रिमेंबरेबल। अब सुनो मेरी बात, यूरो एमटीएफ पे देखो क्या है, चूज अ लिस्टिंग एजेंट, ऑप्शनल है सेम। उसके बाद में प्रोस्पेक्टस सबमिट करना था, वो हटा दिया इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लाई लिस्टिंग, एक आपकी जो भी रिक्वायरमेंट आती है, जो भी आपकी लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट है वो सब कंप्लाई करो। नेक्स्ट लिस्टिंग प्रोसेस सेम आ गया। सुना, इसके अंदर यहां पे आता है प्रोस्पेक्टस रिव्यू का। हमने बीडीएल के अंदर सेकेंड पॉइंट में प्रोस्पेक्टस सबमिट कर दिया था, यहां पे लिस्टिंग प्रोसेस के अंदर प्रोस्पेक्टस होगा, क्योंकि हमने डिफरेंस में देखा दोनों में प्रोस्पेक्टस तो अप्रूव होता है। द डिफरेंस इज जस्ट के बीडीएल में प्रोस्पेक्टस को कौन अप्रूव करता है? जवाब दो, सीएसएसएफ, राइट। और वहीं अगर हम बात करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड के अंदर, वहां पे प्रोस्पेक्टस को कौन अप्रूव कर रहा है? प्रोस्पेक्टस इज अप्रूव्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज ओनली। तो यहां पे फर्दर प्रोसेस में प्रोस्पेक्टस आएगा। देन वापस पे फीस, सारी फीस पे करनी है हमको स्टॉक एक्सचेंज को। सर यहां पे सीएसएसएफ को क्यों नहीं करेंगे? अरे गधे, यूरो एमटीएफ में आप गए कहां हो? सीएसएसएफ के पास पूरा काम तो एक्सचेंज नहीं कर दिया, तो पूरी फीस आपको एक्सचेंज को देनी है। और उसके बाद दोनों पॉइंट सेम आ जाएंगे, कंटीन्यूअस ऑब्लिगेशन, स्टॉक एक्सचेंज टू ऑब्टेन एलईआई। तो समझो मेरी बात को ध्यान से, स्ट्रक्चर सेम है,
स्ट्रक्चर सेम है, चूज अ लिस्टिंग एजेंट, चूज अ लिस्टिंग एजेंट। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस का काम अभी कर लो, वहां प्रोस्पेक्टस का काम लिस्टिंग रिक्वायरमेंट में करना, ठीक है, ये दो हो गए। उसके बाद में क्या हो गया, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, लिस्टिंग प्रोसेस, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, लिस्टिंग प्रोसेस, ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद में वापस क्या पॉइंट आता है, सिंपल पे फीस, यहाँ पे दोनों को फीस पे कर दो बीडीएल के अंदर, यहाँ पे सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को पे कर दो। उसके बाद में कंटीन्यूअस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, एंड लास्ट पॉइंट इज व्हाट, द स्टॉक एक्सचेंज विल ऑब्टेन एलईआई फ्रॉम द एंटिटी। अरे सेम है ना गधों, कितनी बार बोलूं, वापस बोल रहा हूं, फोकस करना अच्छे से। बीडीएल, बीडीएल इधर ले लेता हूं, बीडीएल एंड यहां पे हमारा यूरो एमटीएफ, ठीक है, बीडीएल यूरो एमटीएफ, पहला पॉइंट लिस्टिंग एजेंट सेम हो गया। दूसरा यहां प्रोस्पेक्टस का काम अभी कर लो, टेक द अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, वहां पे आप लिस्टिंग जो रिक्वायरमेंट होती है ना, लिस्टिंग प्रोसेस, उसमें ले लेना, डन। इसके बाद में आ गया लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसके अंदर कुछ पॉइंट आएंगे, लिस्टिंग प्रोसेस उसमें कुछ पॉइंट आएंगे, फिर सीधे जाके पे फीस। यहां पे बीडीएल के अंदर सीएसएसएफ को भी आप प्रोस्पेक्टस अप्रूवल फीस दे दो और स्टॉक एक्सचेंज को नॉर्मल फीस दे दो लिस्टिंग की। यहां पे सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को फीस देना है, उसमें कंटीन्यूअस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, कंटीन्यूअस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट दोनों में कंप्लाई कर दो, एंड लास्ट में स्टॉक एक्सचेंज गोइंग टू ऑब्टेन व्हाट, एलईआई। आई होप यू आर ऑल विथ मी, आई प्राउड विथ मी। अब बेटा जी जो आपको इसके अंदर का ध्यान रखना है वो इतना सा है कि इसके अंदर क्या क्या रिस्पेक्टिव कंडीशंस होती है, जो बीडीएल की अलग होती है और जो आपकी यूरो एमटीएफ की अलग होती है। तो बीडीएल की देख लेता, इसमें कुछ खास नहीं है। मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए यहाँ पे, 1 मिलियन यूरोस। मिनिमम पब्लिक फ्री फ्लोट होना चाहिए 25%। सिक्योरिटीज शुड बी एलिजिबल फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, एंड सिक्योरिटी शुड बी फ्रीली नेगोशिएबल एंड फंजिबल, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर इज द सेम। इधर मैं आता हूं, कंप्लाई विद द मिनिमम कैप, minimum public free float, securities should be eligible for clearing and settlement, securities should be freely negotiable and fungible। बेटा जी आपको नहीं लगता है कि सब कुछ एक जैसा लग रहा है, सब कुछ एक जैसा लग रहा है, घबराने की कोई बात है क्या? नेक्स्ट लिस्टिंग प्रोसेस सुनना, फाइल अ प्रोस्पेक्टस विद स्टॉक एक्सचेंज विद एप्लीकेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग लेटर, एओए, एक्जिस्टिंग एग्रीमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्ट लास्ट 3 मंथ्स, लास्ट 3 ईयर्स, ये सारी चीजें आपको सबमिट करनी है। सुनना, ये आपने सबमिट कर दी, सर पहले प्रोस्पेक्टस का अप्रूवल सीएसएसएफ तो ले लिया था, यस, बट आपको लिस्टिंग प्रोसेस में वापस स्टॉक एक्सचेंज को देना है। तो जैसे आप दे रहे हो यूरो एमटीएस में वो भी देंगे, फाइल प्रोस्पेक्टस सेम, सिर्फ एक डिफरेंस आ जाएगा कि वहां पे बीडीएल में आपका प्रोस्पेक्टस पहले ही अप्रूव हो चुका है, यहाँ पे प्रोस्पेक्टस रिव्यू का एक एक्स्ट्रा पॉइंट आता है, एंड फिर वापस सेम फाइनल सबमिशन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द फाइनल वर्जन ऑफ प्रोस्पेक्टस, फर्स्ट लिस्टिंग प्राइस सेम। If you study it in an organized fashion, don't you think your efforts could be reduced in a way higher fashion? यानी ये तो यार हम तो फास्ट, अरे आप ये तो हम फास्ट तरीके से पढ़ रहे हैं, अगर इसको रेगुलर तरीके से पढ़े तो और कितना बेहतरीन तरीके, मतलब ये क्लास में हमने एक एक करके लिख लिख के नोट्स बनाए थे। आहा, तो आई थिंक नाउ दिस वोंट बी अ ट्रबल। स्ट्रक्चर इज द सेम, इंटरनल पॉइंट्स आर आल्सो सब्सटेंशियली द सेम, एंड इसी के साथ आपके चारों स्टॉक एक्सचेंज खत्म होते हैं। और मैं आशा करता हूं कि रिवीजन बहुत अच्छा रहा। हमें सिर्फ एक चीज पड़ी, यूएस एसईसी बताने वाला बहुत छोटा सा है, और मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप जो अभी तक सर पकड़ के बैठते थे ना कि चारों स्टॉक एक्सचेंज कंफ्यूज कर रहे हैं, इस वीडियो को आपने 2-3 बार भी देख लिया, यू विल बी ऑल सॉर्टेड विद द स्टॉक एक्सचेंज। मैं कह रहा हूं अरे बस अभी तो खैर अभी सिनेरियो लगवा कि कार में बैठे हो, बस में बैठे हो, ट्रैवल कर रहे हो, सो रहे हो, जो कर रहे हो, 2 दिन में वीडियो देख लें, यू विल बी ऑल सॉर्टेड। और यारो दुआ में याद रखना, ठीक है, कदम इधर आ जाओ। यूएसएसईसी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जैसे कि इंडिया में सेबी है वैसे यूनाइटेड स्टेट्स में एसईसी है, ठीक है। यूएसएसईसी इज द सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर ऑफ यूएस विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, मेंटेन फेयर, ऑर्डरली एंड एफिशिएंट मार्केट एंड फैसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन। अरे हमारे यहां जैसे कि क्या है ना, पीपीआर, सेबी का ऑब्जेक्टिव है पीपीआर, अगर एग्जीक्यूटिव के बच्चों को याद हो रहा है, टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, टू प्रमोट and to regulate securities, to promote the development of and to regulate the securities market। तो उसी प्रकार से इनके भी ऑब्जेक्टिव है क्या करना है कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है बेसिकली, फिर फेयर, ऑर्डरली एंड एफिशिएंट मार्केट और फैसिलिटेट करना है कैपिटल फॉर्मेशन को। एसईसी ओवरसीज द की पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर, डीलर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। सेम इंडिया में सेबी ओवरसीज ऑल ऑफ देम। इंडिया में एक अपना सेबी एक्ट सेक्शन नंबर 12 है ना कि सारी इंटरमीडिएरीज को मैंडेटरीली सेबी से परमिशन लेनी होगी, रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो वैसे ही इंडिया में सेबी रेगुलेट करता है सबको, सेबी ओवरसी करता है, वहां पे एसईसी ओवरसी करता है। SEC ensures that the companies discloses the required information to public। अरे हमारा एलओडीआर रेगुलेशन इसी बारे में तो है कि हमारा एलओडीआर रेगुलेशन भी कहता है कि हर एक लिस्टेड कंपनी को ये सारे डिस्क्लोजर पब्लिक को देने की आवश्यकता है। तो उस तरह से वहां पे कौन कहता है, SEC कहता है। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग ट्रबलसम। फिर सिक्योरिटीज लॉ यूएस में कौन कौन से उसकी लिस्ट दे रखी है, यू डोंट हैव टू रेक्टिफाई इट, बट हां एंश्योर दैट यू रीड इट एंड 4-5 तो आपको एक्ट याद रहे। And here we are, and I can finally tell you that you are done with chapter number 14 का revision। तो यारों ऐसा है, 2 मिनट लूंगा। I think we have done a wonderful job in revising। देखो रेगुलर बैच में हमने खुद मतलब एकदम करोद के पढ़ा था, तो आप बच्चों को याद होगा हमने हर एक के चार्ट, हर एक का चैप्टर ओवरव्यू, हर एक चीज करी थी कि किसी भी हालत में एक मार्क भी हमारा का इधर का उधर नहीं होना चाहिए। एंड जो लास्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट आया था हमें रिपीट करके बताना, लास्ट अटेम्प्ट में 10+ ऑल इंडिया रैंकर्स, तो हमें इंश्योर करना है कमिंग अटेम्प्ट में भी वैसे ही बेहतरीन रिजल्ट है। तो यारों आई थिंक फंडिंग से रिलेटेड जो मैं बेस्ट पॉसिबल चीज आपके लिए कर सकता तो मैंने यहां पे करके रखी यार, है ना। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। तो अरे भाई मैं कह रहा हूं तूफान मचा दो,
इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो, राइट? एंड नाउ इट्स ऑल योर्स, जी जान से पढ़ो। आई गेस दैट दीज सेशंस आर प्रूविंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। आप बच्चों के लिए वैसे ही मैंने क्विक रिवीजन दिया था, बट आई रियली अंडरस्टैंड कैसे आ रहा हूं कि मोटिवेशन लेवल भी एक चीज होती है। तो मोटिवेशन को और पंप अप कर दो यारों, एंड खूब खूब करके आगे बढ़ो, खूब खूब पढ़ो, खूब खूब आगे बढ़ो। माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज ऑलवेज विथ यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द लव यू शार्ड, and I wish you all the best for the examination, right? And I'll be coming up with certain other things, but funding को लेके this was, I guess, international listing was the last declared chapter, so I think you'll be all brilliantly sorted. और आप बच्चों को अगर कोई पिछला चैप्टर मिस हो गया तो आपने प्लेलिस्ट में जाने, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अटेम्प्ट के नाम से, ऐसा है ना, CS प्रोफेशनल टारगेट करके ऐसा कुछ, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। उसमें देख लो, सारे के सारे आपको लेक्चर्स वहां पे मिल जाएंगे, सारे जो चैप्टर्स के क्विक रिवीजन है, सब्सटेंशियल चैप्टर्स के क्विक रिवीजन है। ओके, एंड ICDR का जो क्विक रिवीजन होता है वो जनरली उनके डिस्क्रिप्शन, तो उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच पीपल अगेन, एंड आई विल सी यू सून फॉर समथिंग नाइस फॉर द, थैंक यू सो मच फॉर नाइस पेशेंस एंड लव। आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।